Hi guys, today we are going to discuss about some special type of probability distribution which can be classified in two parts. The first one is discrete probability distribution and the other one is continuous probability distribution. In discrete probability distribution, we will find a special type of pattern of discrete random variable as uniform probability distribution, Bernoulli distribution, binomial, Poisson, negative binomial, geometric and hypergeometric. Whereas in continuous probability distribution, we will find uniform distribution. Uniform will become in both cases. Normal distribution, exponential, gamma distribution, beta, Cauchy and Laplace. Where gamma has basically a two classification with one parameter and with two parameter. हालांकि यहाँ पे ये बात जरूर गौर करेंगे कि जो विथ वन पैरामीटर वो एक स्पेशल केस होगा दो पैरामीटर का, और बीटा फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड अकॉर्डिंग टू द बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड. और कॉची और लाप्लास में भी अब दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. एक देखेंगे स्टैंडर्ड कॉची और एक होगा जनरल कॉची, और एक होगा स्टैंडर्ड लाप्लास और एक होगा जनरल लाप्लास. सेम बात नॉर्मल के लिए भी जाएगी. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट भी आपको पढ़ना होगा, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ना है. हालांकि इसके अलावा भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, पर ये सफिशिएंट हो गया आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए. जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जितने भी एकेडमिक सिलेबस है उसके लिए सफिशिएंट हो गए. नॉलेज ऑफ सच distribution will be sufficient for all kind of academic examination and entrance examinations, usually on the basis of BSc और MSc level. इसके ऊपर की बात नहीं कर सकते, लेकिन BSc MSc लेवल की जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या एंट्रेंस, उसके लिए सफिशिएंट होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट केसेस के लिए देखेंगे. तो आप कह सकते हो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो बेसिकली डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. Let capital X be a discrete random variable, then it is said to have discrete uniform distribution if probability x is equal to x is equal to 1 by n 0 if x is equal to 1, 2, 3 dash dash and otherwise. ठीक है. तो कहते हैं कि कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर उसकी कई सारी वैल्यूज हो और उन यानी अगर x की वैल्यू 1, 2, 3 से n तक जाए तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 by n हो. बेसिकली ये थोड़ा सा बहुत ही रफ फॉर्मूला है टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कमेंट करने के लिए बहुत रफ फॉर्मूला है. जरा समझने की कोशिश करते हैं पहले कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. जैसा कि नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट कराते हैं और आप जिस भी रैंडम वेरिएबल में इंटरेस्टेड होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, तो उस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म कहलाएगा यदि उस रैंडम वेरिएबल के रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे उस एक्सपेरिमेंट में सभी की संभावनाएं एक जैसी हो. दैट मीन्स whenever you have a data set and you are talking about a random variable, then all possible outcomes of that random variable will have the same chances to be occur. ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे. अगर कोई रैंडम वेरिएबल आपने सपोज किया है और वो डिस्क्रीट के केस में है और हर एक वैल्यू यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम उस रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड हो और हर वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो जाए, तब आप कहते हो कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल का वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब जरा समझिए, ऐसे कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे. जैसे आपने एक डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने के बाद अगर आप कहते हैं डाई थ्रो करते हैं तो हर एक आउटकम की जो संभावनाएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी संभावनाएं चूंकि एक जैसी होती है, तो आप कहते हैं कि अगर आप डाई थ्रो करके अपटर्न फेस का डिस्ट्रीब्यूशन खोजें तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. कोई कॉइन टॉस करे और कॉइन टॉस में जो आउटकम्स आते हैं रिजल्ट ऑफ कॉइन टॉसिंग अगर आप देखें तो वो भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. हालांकि हम इसमें कमेंट जरूर कहते हैं कि यार कि वो कॉइन अनबायस्ड होना चाहिए. बिल्कुल ये बात यहाँ भी लागू होगी कि कॉइन अनबायस्ड होना चाहिए, डाई अनबायस्ड होना चाहिए. तो जब भी कोई अनबायस्ड डाई थ्रो करे
तो आउटकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा। कोई कॉइन टॉस करे तो उस आउटकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा। तो ऐसे कई सारे केसेस कह सकते हैं। कोई टीचर किसी क्लास में जाता है और रैंडमली किसी बच्चे को सिलेक्ट करने का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सामान्यतः हर बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है। ऐसे बहुत से केसेस है, किसी बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक की गेंदें आप डाल दीजिए और आप कहते हैं कि रैंडमली उसमें से एक बॉल पिक करनी है, तो रैंडमली किसी बॉल को पिक करने का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए तो वो भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस या ऐसे बहुत सारे टर्म्स में हम बातें कर सकते हैं कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का दिखता है। अगर आप हमसे पूछें कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो बेसिकली डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 2 केसेस के लिए यूज किया जाएगा। पहला, जब आपको डेटा सेट के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो, ठीक है। अगर आपको डेटा सेट के बारे में मतलब एक डेफिनेशन के हिसाब से तो आप समझ रहे हैं ना कि भाई सिंपल सी बात है, जितने भी आउटकम्स हो सारे के सारे इक्वली लाइकली होने चाहिए। अब एक आइडिया लगाते हैं, अगर आपके पास कोई डेटा सेट है और आपको डेटा सेट के आउटकम के अक्रेंस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सा आउटकम कितनी बार आता है, आपने रिजल्ट लिया या आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, पर आपको डेटा सेट के पैटर्न के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जब बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते समय आप क्या मानोगे कि भाई जितने भी आउटकम उस डेटा सेट के रिगार्डिंग है, जितने भी आउटकम उस डेटा सेट के रिगार्डिंग होंगे सब एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि विच कैन बी प्रेफरेबल। तो जब आपको आइडिया नहीं होगा तो आप सबको एक जैसा मानेंगे, और जब आप सबको एक जैसा मानेंगे इनडायरेक्टली आप अनबायस्ड हो जाएंगे अपने हर एक आउटकम के लिए। तो when you are being unbiased for your each and every outcome, then such kind of distribution is known as uniform distribution। क्योंकि इस केस में जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे उस रैंडम वेरिएबल के, वो सबके होने की संभावना सेम होगी, नहीं सबके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अब आते हैं इस रैंडम इस डेफिनेशन की तरफ। कह रहा है कि अगर x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और मान लें कि अगर x ये वैल्यूज होल्ड करता है तो सबके होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो जाएगी। हालांकि 1 2 3 n हो ये कहना गलत है, आप जरूरी नहीं कि 1 2 3 n का फ्रेम ही है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि x कोई वैल्यूज ले रहा है x1 x2 और xn, तो x1 के होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/n हो, x2 के 1/n, और इस तरीके से सोचने की कोशिश कर सकते हैं आप। बहुत से ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/n, अगर x की वैल्यू 1 से n तक जाए 0, अदरवाइज के केस के लिए। अब चेक कर लीजिए कि यार ये पीएमएफ है कि नहीं। तो पीएमएफ के लिए आप सबसे पहले अगर डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने इसे पीएमएफ कहा है, माफ कीजिएगा, इफ इट्स पीएमएफ इज गिवन बाय ये पीएमएफ है कि नहीं, इसके लिए आपको पता है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है नहीं, इसके लिए 2 केसेस देखते हैं। पहला कि वो नॉन नेगेटिव हो, तो भैया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि भैया अगर n देखिए तो 1 से n है तो 1/n हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगा। और दूसरा समेशन x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x करे तो ये 1 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, समेशन x की वैल्यू 1 से n तक लेंगे और ये 1/n। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 1/n x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये 1/n डॉट n होगा, यानी आएगा 1, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के जो दोनों क्राइटेरिया इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो है। अब जस्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्म है, कई बार आप एक इंटरवल के फ्रेम में भी कह देता है कि यार आप कहते हो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा यदि, और आप कहोगे कि x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए बी, डिस्क्रीट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/n ही हो, लेकिन x की जो वैल्यू हो वो कैसे स्टार्ट हो, a, फिर a+1, फिर a+2, और इसी तरीके से जाते ये b तक पहुंच जाए, और बेसिकली जो b वाला टर्म हो वो इससे n-1th टर्म, यानी कि इस पूरे डेटा सेट का nth टर्म होना चाहिए। यानी बेसिकली जो b होगा वो आपका कुछ और ना होके a+n-1 होगा, सॉरी a+n-1 होगा। और आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं a+1, a+2 और a+n-1 0, अदरवाइज। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ n-1 हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप यहाँ मान लीजिए 10 रखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, पर हर एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। और जब देखिए इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि x क्या है।
आप इसमें से कोई भी x रखिए, हर बार ये आ रहा है, इसीलिए तो ये इक्वली लाइकली, बिकॉज द वैल्यू हैज नो इंपॉर्टेंस, ईच एंड एवरी वैल्यू हैज द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपके पास ऐसे केसेस आए कि कोई भी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीज़ें निकालनी जरूरी है, जैसे कि उसके मोमेंट्स के बारे में कमेंट करना आवश्यक है। तो आइए इसके मोमेंट्स के बारे में, इसके एमजीएफ के बारे में कमेंट किया जाए। तो अगर आप मोमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, आपको पता है म्यू1 प्राइम क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x दैट इज समेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। और भैया x की रेंज है 1 से n, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x हर एक x के लिए चूंकि 1/n है, तो रख के खत्म कीजिए और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ाइए। जब इसे सॉल्व करेंगे 1/n को बाहर कीजिए, समेशन x इज इक्वल टू 1 to n x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई बेसिकली ये आएगा 1 + 2 + 3 + n, और पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2, दैट इज म्यू1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी n + 1/2 यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यानी अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/n है तो कंफर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका n + 1/2 आएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। फिर म्यू2 प्राइम अगर निकालें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, जब आप म्यू2 प्राइम निकालेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की बात करनी होगी, यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे और जब आप इधर रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर। ठीक है, और पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आपको याद ही होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6 होती है, n से n कैंसिल आउट, यानी कि म्यू2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी n + 1 2n + 1/6। इसी मदद से आप म्यू3 प्राइम और म्यू4 प्राइम के बारे में सोचिए। सामान्यतः किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको म्यू1 प्राइम यानी कि मीन मिल चुका हो, यानी कि आपको इसका मीन तो पता चल ही गया है, अब दूसरा काम होगा आपके लिए वेरिएंस निकालना। तो जब आप इसके वेरिएंस की तरफ बढ़ेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू2, दैट इज म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम होल स्क्वायर, and mu2 prime is nothing but n + 1 2n + 1/6 minus n + 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n + 1 × 2n + 1/6 माइनस n + 1 का स्क्वायर 4। और अगर गौर से दोनों में से देखें तो 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए 12, और ऊपर से अगर n + 1 कॉमन ले लें तो 6 और 4 का एलसीएम 12, और यहाँ 6 है यानी कि ऊपर आएगा 2 और बचेगा 2n + 1, और ये 4 है 12 कॉमन लिया इसलिए 3। ठीक है, एक n + 1 बाहर गया इसलिए एक n + 1 ही बचेगा अंदर, तो n + 1/12 4n², माफ कीजिएगा 4n केवल, 4n + 2 -3n -3, और n से n 4n से 3n कटेगा, एक आएगा n यानी n + 1/12, और यहाँ आएगा n - 1 दैट इज n² - 1/12 सिंपली। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस केस में वेरिएंस जो होता है वो n² - 1/12 आता है। साथ ही साथ अगर आप मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन यानी एमजीएफ में इंटरेस्टेड हो तो एमजीएफ ऑफ x निकालना भी आपको बताया गया कि mx कैसे एमजीएफ ऑफ x निकालते हैं। एमजीएफ ऑफ x दैट इज mxt होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ etx, etx का मतलब समेशन x etx प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, और आप रेंज रख दीजिए x इज इक्वल टू 1 to n, etx प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/n, इसे 1/n ही रहने दीजिए, और ये रखिए x इज इक्वल टू 1 to n etx। अब 1/n और x की वैल्यू अगर रखिए तो et e 2t 3t। ठीक है, जब गौर से इस फॉर्म को देखें तो 1/n e की पावर t e की पावर 2t e की पावर 3t, और इसी फॉर्म में ये आगे की तरफ चूंकि बढ़ता चला गया है, तो फिर अगर गौर से देखें तो ये e की पावर nt तक जाएगा, और अगर ढंग से देखिए तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म भी e के पावर t है और कॉमन रेशियो भी e के पावर t है। तो आपको पता होगा कि n फाइनाइट सम का सम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो a × 1 - r के पावर n
अपॉन 1 माइनस आर होता है शायद n माइनस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आप जरा सॉल्व करके देखते हैं, सॉरी, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होगा, सिंस r जब ग्रेटर देन 1 हो और ये r ग्रेटर देन 1 ही हो, ठीक है, क्योंकि e की पावर t हो और एक्सपोनेंशियल हमेशा 1 से बड़ा होता है until unless t is not negative, that should be 0। चलिए दोनों ही हो जाएगा 1 अपॉन n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर t कॉमन रेशियो, चूंकि ध्यान से देखिएगा a की जगह e के पावर t, e के पावर t के पावर n माइनस वन अपॉन e की पावर t माइनस वन, यानी आपके पास mgf आ जाएगा इस तरीके से, ये आपका mxt होगा, ठीक। आपके पास मीन है, आपके पास वेरिएंस, आपके पास mgf है, यानी कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x अगर आ गया कभी भी कि 1 अपॉन n होगा फॉर ऑल x सिंपली, तो सिंपली सी बात है कि जब आप मीन निकालेंगे तो मीन आपका आएगा, ध्यान रखिएगा, मीन आपका क्या आ रहा था n प्लस वन बाई टू, डेट इज n प्लस वन बाई टू, और वेरिएंस आ रहा था n स्क्वायर माइनस वन बाई 12। यानी इस तरह के कई सारे केसेस होंगे जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई थ्रो का एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ठीक है। जब डाई थ्रो करेंगे तो अपटर्न फेस यानी x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं अपटर्न फेस ऑफ एन अनबायस्ड डाई। तो अगर ये अपटर्न फेस है तो x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम, यानी यहाँ पे क्लियरली x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आउटकम्स है इसके। तो जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x निकालेंगे तो ये सिंपली 1 अपॉन n यानी कि 6 0, यानी x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अदरवाइज होगा। तो अगर इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाले तो आपको याद होगा डाई थ्रोइंग के केस में अपटर्न फेस का एक्सपेक्टेशन निकलवाए हैं, दैट इज, और वो 7/2 आया था। तो जरा यहाँ देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x अभी फॉर्मूले के हिसाब से n प्लस वन बाई टू यानी 6 प्लस वन बाई टू यानी कि 7/2, और वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन बाई 12 यानी 36 माइनस वन बाई 12 यानी कि 35/12। और अगर आपको याद हो तो वेरिएंस ऑफ x 35/12 उस केस में भी आया था और हमने एक क्वेश्चन किया है रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में। तो इस बारे में समझते हैं, और इस तरीके से जितने भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस आएंगे तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे